हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है और बहुत जल्द ये आपका टॉपिक भारत का भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इस चैनल के लास्ट तक जुड़े रहिए और इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये लेक्चर नंबर 46 है। हालांकि हमने आपको जहाँ तक बताया था हम पढ़ रहे थे मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो प्रकार के हमने आपको बताया थे इससे पहले वाले लेक्चर में। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने आपको लेटराइट मिट्टी तक पढ़ा चुका था, तो अभी जस्ट आप पढ़ोगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में और उससे रिलेटेड टॉपिक आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है लेटराइट मिट्टी का पार्ट है। तो 5वां पार्ट है आपका पर्वतीय मिट्टी के बारे में। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, पर्वतीय मिट्टी किस तरह से, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, तो चलिए समझते हैं। ये मिट्टियाँ जो होता है, पर ये पर्वतीय मिट्टी, ये मिट्टियाँ पतली और दलदली एवं रंध्रयुक्त होती है। क्लियर। हम आपको जैसे कि किसी का खूबी या अखूबी बता रहे हैं, तो उसी प्रकार से पर्वतीय मिट्टी का जो होता है, यानी पर्वत का जो मिट्टी होता है उसका खूबी बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं या कमियां नहीं है। जो कमियां, ऐसा तो धरती पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें पूर्ण रूप से वो परफेक्ट हो, लेकिन एवरेज मानकर, ताकि मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उतना पर्याप्त है। इस कारण से चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी जो है, इसमें आपने ये समझा कि पर्वत की मिट्टी के बारे में, ये मिट्टी जो होता है नॉर्मली पतली और दलदली एवं रंध्रयुक्त होती है। चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट। ये अब देखो, पर्वतीय मिट्टी है तो पहाड़ी तो आएगा। अब देखो, पहाड़ी जो है यानी ढालों की तलहटी में जैसे कि छिद्रमय और बलुई एवं कम उपजाऊ टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे कि ये भी आपको पता चल गया। इस मिट्टी में अच्छी किस्म की चाय, चावल एवं फल पैदा होते हैं। और जैसे पश्चिम हिमालय के ढालों पर समान उपजाऊ श्रेणी की मिट्टी मिलती है। ये सब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे किस तरह का खेती पर्वतीय मिट्टी में होती है, जो कि ज़्यादा उपजाऊ, जो मतलब जो ऐसा पौधा लगाया जाता है, इस तरह का खेती किया जाता है जहाँ वहाँ पे जो ज़्यादा उपजाऊ हो। तो चलिए यहाँ तक हमने आपको बताया। अब देखो, यहाँ पे मध्य हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी में वनस्पति के अंशों की अधिकता के कारण यह उपजाऊ होती है। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट। इसमें ह्यूमस की अधिकता के कारण ये अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें देखो, ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस की अधिकता के कारण इसमें इसका जो एसिडिक नेचर होती है और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। चलिए एज इट इज हमने आपको, आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप में समझ में आ चुका होगा। अब देखो, यहाँ ये मिट्टी अपरदन की समस्या से प्रभावित रहती है। ये मिट्टी जो है अपरदन की समस्या से हमेशा प्रभावित रहती है। तो चलिए आपका जो पर्वतीय मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया। चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिक्स को अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी के बारे में। तो आप कह सकते हो एल्कली जो अर्थ मेटल है उसके बारे में हम देखेंगे, यानी क्षारीय मृदा धातु के बारे में, क्षारीय मृदा के बारे में। तो लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी के बारे में यहाँ समझो। यहाँ पे ये मिट्टी रे ऊसर, आप देखो ये मिट्टी जो है रे ऊसर या आप कल्लर नाम से भी जाने जाते हैं। ये किस किस नाम से जाने जाते हैं? लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये रे नाम से जाने जाते हैं, ऊसर हो गया, या कल्लर नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए ये आपका टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है, और इस मिट्टी में जो होता है ना, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। अब यहाँ पे देखो, समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि पर फैलने से इसका निर्माण होता है। अब देखो, इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में, अब देखो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र में उच्च ज्वार, जब ज्वार यानी कि जब ज्वार आता है तो उच्च ज्वार के समय नमकीन जल जो है, और उस ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि पर फैल जाने, और उस ज्वार के समय नमकीन जल जो भूमि पर फैल जाता है, तो इसका निर्माण इस कारण से होता है। तो एज इट इज यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखो, यहाँ पे शुष्क जलवायु प्रदेशों में एवं जल का निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण वहाँ कोशिका कर्षण, यहाँ पे देखो केशिका कर्षण, यानी कि आप कह सकते हो कैपिलरी एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं, और इसके फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो कैपिलरी एक्शन के बारे में हमने जो बात कही थी, हम नॉर्मली एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि शुष्क जलवायु प्रदेशों में ऐसा प्रदेश को चुनिए जहाँ पे शुष्क जलवायु का प्रदेश हो वो, और एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव हो। जल निकाय का जल जो है वहाँ पे समुचित व्यवस्था का जहाँ पे अभाव होने के कारण, और इसका अभाव होने के कारण वहाँ पे जो है केशिका कर्षण यानी कि कैपिलरी एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम यानी कैपिलरी एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। मृदा की ये सब जो है मतलब जो भी मेटल है, ये जो नॉन मेटल है, ये सब जो है मेटल सब जो है यानी कि आप कह सकते हैं कैल्शियम हो गया, सोडियम जो हो गया, यानी कैपिलरी एक्शन के कारण ये जो है ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। एज इट इज आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब देखो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैपिलरी एक्शन को हिंदी में कहते हैं केशिका क्रिया, ये तो आपको पता चल चुका है। अब देखो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझा देता हूँ मैं कि गुरुत्वाकर्षण जैसे किसी विरोधी बल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके जैसे किसी विरोधी बल के कारण विरुद्ध किसी अन्य सामग्री के माध्यम से या उसके साथ जो तरल होता है, तरल की गति होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केशिका क्रिया या केशिका क्रिया सामंजस्य एक ही पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण और आसंजन। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आता है, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगा उस पर, तो उसी प्रकार से उतना बल लगा के वो अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात इतना समझो कि कैपिलरी एक्शन को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे किसी विरोधी बल के विरुद्ध किसी अन्य सामग्री के माध्यम से या उसके साथ तरल की गति है, उसे हम क्या कहते हैं, केशिका क्रिया है कैपिलरी एक्शन। चलिए ये चीज़ यहाँ तक हमने आपको समझाया। अब देखो यह जो है दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा यानी पश्चिमी राजस्थान के केरल तट, यह दक्षिण पंजाब यानी लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी जो है, यह इसका विस्तार देखो, यह दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, केरल तट एवं सुंदरवन आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चलो यहाँ तक हमने आपको समझाया। अब तो कैल्शियम एवं पोटेशियम की अधिकता के कारण मृदा क्षारीय होती है, और इसी कारण और कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण मृदा क्या होती है, भूमि नहीं मिट्टी क्षारीय होती है। अब देखो जिप्सम मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जाता है, और इसे जिप्सम मिलाकर आपको एग्जाम में किसी तरह क्वेश्चन पूछे कि जो ये मिट्टी जो होता है एक तरह से उपजाऊ नहीं रहता, इसमें क्या मिलाया जाता है जो उपजाऊ बन जाता है, तो इसको किसी प्रकार से अपने अनुसार आप क्वेश्चन सेट करो अपने अनुसार। उसके बाद देखो आपका जो ब्रेन है वो बढ़ता जाएगा, IQ लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप जिप्सम मिला के इसमें जो है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी यानी को उपजाऊ बनाया जाता है। एज इट इज यहाँ तक हमने आपको समझा चुका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखो मरुस्थलीय मिट्टी में यह जो है वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है, बलुई मिट्टी होती है। इसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, और इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह जो होता है एक क्षारीय गुण वाली मृदा है। ये क्या है, क्षारीय गुण वाली मृदा है। और सिंचाई संसाधन जो है उपलब्ध करवा कर, ये जो सिंचाई संसाधन उपलब्ध करवा कर इसे उर्वर बनाया जा सकता है। इसे उर्वरक मतलब कि उर्वरक बनाया जा सकता है। और इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा एवं रागी पैदा किया जा सकता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा किए जा सकते हैं। तो अब देखो ये मृदा जो है पश्चिम राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो चलिए हमने आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप में समझाया। अब देखो 8वां टॉपिक देखो पीट या जैविक मिट्टी के बारे में समझो। यहाँ पे यह मिट्टी जो होता है, यह इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यह मिट्टी अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी पीट या जैविक मिट्टी जो है, ये मिट्टी जो है, यह मिट्टी अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्र दलदली क्षेत्रों, ये जो है क्षेत्र दलदली क्षेत्र होते हैं। और यहाँ पे देखो इसका दूसरा टॉपिक, यह मिट्टी रंग में काली एवं बहुत अधिक अम्लीय प्रकृति की होती है। मृदा में जीवाश्म के अंश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, अतः इस मृदा में ह्यूमस अधिक होता है। इस मृदा में क्या होता है, ह्यूमस अधिक होता है। इस मृदा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, और इस मिट्टी में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं।
इस मृदा में फास्फोरस एवं एल्युमिनियम सल्फेट के अधिक होने के कारण इस मृदा में जो इस मिट्टी में फास्फोरस एवं एल्युमिनियम सल्फेट के अधिक होने के कारण यह पौधे के विकास हेतु हानिकारक होती है, पौधे के विकास के लिए हानिकारक होती है। इस मिट्टी में पोटास की कमी होती है और उस मिट्टी में क्या होती है, पोटास, जिसे हम पोटासियम को के से डिनोटेट करते हैं, पोटास का कमी होता है। तो यह देखो यहाँ पे, यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलपी अल्पुआ जिला यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला, सुंदरवन के डेल्टा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा एवं निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमने ये बताया मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चलिए यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट कराया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। जिस स्टूडेंट ये वीडियो पूरा देखा, जो स्टूडेंट ये पूरा देखा होगा, तो आई होप वो आप 100% उसको समझ में आ चुका होगा। तो आप इसको देखने के साथ कॉपी में नोट करके लिखते चलो। अगर कॉपी में आप नहीं लिख रहे हो तो ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से या आप स्क्रीनशॉट लेके आप निकलवा भी सकते हो इसे, या आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और लिखने से होता है ये है कि हाथ और दिमाग एक साथ चलता है और उससे जो है ना आपको प्रैक्टिस भी बनेगा और आपको ज़्यादा डिटेल में और गहराई में समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में किसी तरह क्वेश्चन घुरा फिरा के किसी तरह से दे आपको समझ में आ जाएगा और आप सॉल्व कर दोगे। देखिए आपका जो है चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हमने करा दिया है। तो वो आपका जो चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 8 जो है नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो हमने पढ़ा मृदा के बारे में। तो ये सब जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो भारत के जो मृदा है उसके बारे में हमने बात की और उसका मृदा का प्रकार के बारे में हमने समझा। जैसे कि वन मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा, ये सब के बारे में हमने जाना। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फिर से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में और उसमें बताया जाएगा चैप्टर 8 स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए ये बहुत जल्द आपका जो भारत का भूगोल है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड भूगोल स्टार्ट होने वाला है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट मैं करवा दूंगा बहुत जल्द। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप इसको कॉपी में फिर से कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना।